नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जांगड़, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ा कि मुख्य कार्यपालिका क्या है और उसके मुख्य प्रकारों के बारे में पढ़ा कि संसदात्मक कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका, पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। इस तरह से हमने जो है कार्यपालिका के प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि कार्यपालिका जो होती है उसको शक्तियां कहां से प्राप्त होती है। तो शक्तियां दो स्रोतों से प्राप्त होती हैं, एक तो संविधान द्वारा और दूसरा विधायिका द्वारा। अब कार्यपालिका क्या काम करती है, उसके कार्य क्या है, इसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो मुख्य कार्यपालिका के कार्य सीमित न होकर के कैसे हैं, असीमित हैं, यानी कि कार्य की संख्या सीमित नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण बहुत ही विस्तृत हो गया है। राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृद्धि के पीछे कारण है कि व्यवस्था की अक्षमता, यानी कि विधायिका की अक्षमता, संवैधानिक संशोधनों, संचार साधनों के विकास, नीतियों की जटिलता, आमजन की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय संकटों, राजनीतिक समीकरणों तथा स्वयं कार्यपालिका की शैली ने उसके कार्यों और दायित्व की भूमिका को बहुआयामी बना दिया है। जैसा कि चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि कार्यपालिका कार्यों में संचार एक महत्वपूर्ण माध्यम है, यह महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही सहयोग प्राप्त करने को बढ़ावा देना तथा उद्देश्य निर्माण और उनकी व्याख्या करना जैसे अनेक कार्य जो कार्यपालिका के हो रहे हैं। लेकिन यह कार्य औपचारिक संगठनों में कार्यरत सामान्य कार्यपालिका अधिकारी के हैं। राष्ट्रीय स्तर की मुख्य कार्यपालिका के कार्य असीमित हैं, अनंत हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें कार्य दो प्रकार के मुख्य सामान्य रूप से हम उन्हें जो है कह सकते हैं। एक तो अति गंभीर कार्य यानी कि अति महत्वपूर्ण कार्य, और दूसरे जो है सामान्य प्रकृति के कार्य। कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में हम लूथर गोलिक का जो पोस्ट कॉर्प की अवधारणा का जो सिद्धांत है, यानी कि उन्होंने एक पोस्ट कॉर्प नामक शब्द का उल्लेख किया। वो जो पोस्ट कॉर्प 7 शब्दों का एक संयोजन है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को भी जो है समायोजित करता है। तो पोस्ट कॉर्प के अनुसार मुख्य कार्यपालिका के निम्न कार्य हो जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग यानी कि नियोजन करना, संगठित करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग यानी कि कार्मिकों की व्यवस्था करना, निर्देशन देना, समन्वय स्थापित करना, प्रतिवेदन देना और बजट बनाना। इन 7 शब्दों में जो है संपूर्ण पोस्ट कॉर्प समायोजित है, यानी कि पी फॉर प्लानिंग यानी कि नियोजन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठित करना, एस फॉर स्टाफिंग यानी कि कार्मिकों की, कर्मचारियों की, अधिकारियों की जो व्यवस्था करना, डी फॉर डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन देना, सी और ओ यानी कि सीओ मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय स्थापित करना, आर फॉर रिपोर्टिंग और यानी कि प्रतिवेदन देना, और बी फॉर बजटिंग यानी कि बजट बनाना। तो राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पदासीन राजनीतिक मुख्य कार्यपालिका के कार्यों को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक तो राजनीतिक कार्य और दूसरे प्रशासनिक कार्य। तो इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के कार्य 2 प्रकार के होंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक कार्यों में जैसे कि व्यवस्थापिका व राजनीतिक दल का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना, जन समस्याओं का निराकरण करना, जनता का नेतृत्व करना, अपनी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, मंत्रिपरिषद और नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद जैसी संस्थाओं की अध्यक्षता करना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना इत्यादि अनेक जो है राजनीतिक कार्य मुख्य कार्यपालिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक कार्यों के साथ साथ मुख्य कार्यपालिका जो कुछ प्रशासनिक कार्य भी संपादित करती है। तो प्रशासनिक कार्यों में के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जैसे कि प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण करना, नियोजन संबंधी कार्य, समन्वय स्थापित करना,
पदाधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति करना, निर्देश एवं आदेश जारी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालिका को है, बजट बनाने का अधिकार या बजट बनाना एवं वित्तीय प्रबंधन पर नियंत्रण करना, इसके साथ साथ संगठन का पुनर्निर्माण और संशोधन करना, लोक संपर्क तथा सार्वजनिक संबंधों का प्रबंधन करना। ये सभी कार्य जो है मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य हैं। इनके अलावा पोस्ट कोर के अंतर्गत जो भी कार्य है, जो लूथर कोलेक ने जो बताए हैं, वो सारे कार्य जो है इसके अंतर्गत समाविष्ट होते हैं। राजनीतिक कार्य जैसे कि जो है गणतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक शक्तियों का अंतिम स्रोत स्वयं जनता होती है और द्वितीय स्तर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से युक्त विधायिका होती है, से हम व्यवस्था प्रकार कहते हैं। मुख्य कार्यपालिका को अपनी पद स्थिति जनता द्वारा प्रदत्त समर्थन से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका का पद राजनीतिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है। इसलिए मुख्य कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य राजनीतिक क्रियाकलापों का निस्तारण करना, व्यवस्थापिका से समर्थन प्राप्त करना यानी कि विधायिका से समर्थन प्राप्ति, कानून एवं नीतियों की स्वीकृति प्रदान करना, विदेश नीति का निर्धारण करना, राजनीतिक व्यवस्था से समन्वय और लोकमत को प्रभावित करने वाले मुद्दों का सफलतापूर्वक निस्तारण करना इत्यादि अनेक राजनीतिक कार्य किए जाते हैं। स्वाभाविक रूप में राजनीतिक कार्य केवल मुख्य कार्यपालिका को ही करने पड़ते हैं। अतः अन्य छोटे संगठनों के मुख्य कार्यपालकों को केवल प्रशासनिक कार्य ही करने होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रशासनिक कार्य की, तो मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की सूची को यदि हम विस्तार देखें तो सर्वाधिक योगदान जो है वो प्रशासनिक कृत्यों का होता है। आधुनिक प्रशासनिक राज्यों में जहां जन कल्याण के लगभग सभी कार्य सरकार का दायित्व बन गए हैं, यानी कि सरकार की जिम्मेदारी बन गए हैं, क्योंकि सरकार का वर्तमान लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व क्या है? जन कल्याण के अधिकाधिक कार्य करना, जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना, अधिकाधिक लोगों को जो है अधिकाधिक जो है लाभ प्राप्त हो सके। इस आधार पर जो है संपूर्ण शासन व्यवस्था कार्य करती है। अतः लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी कार्य जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा। इसलिए मुख्य कार्यपालिका के दायित्वों में जो है अत्यधिक वृद्धि हो गई है। अतः सामान्यतः मुख्य कार्यपालिका के जो प्रशासनिक कार्य हैं वो निम्न हैं। नीतियों का निर्माण करना, यानी कि प्रशासनिक तथा लोक नीतियों का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना मुख्य कार्यपालिका का मुख्य कर्तव्य है या मुख्य दायित्व है। वह लिखित तथा मौखिक रूप से विशिष्ट नीति निर्देश जारी करता है तथा संबंधित विभाग या अभिकरण के पदाधिकारी उन दिशा निर्देशों के अनुरूप जो है नियम बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन का कार्य करते हैं। व्यवस्थापक द्वारा निर्मित कानूनों तथा नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जिन्हें व्यापक और व्यवहारिक स्वरूप जो है कौन प्रदान करता है? यानी कि व्यवस्थापक द्वारा जो कानूनों का निर्माण किया जाता है, जो नीतियां निर्मित की जाती हैं, उनको व्यावहारिक रूप में परिणत करने का काम जो है कार्यपालिका के पदाधिकारी करते हैं। अर्थात मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ये उनका क्रियान्वयन कार्य किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका का जो व्यक्तित्व, मानसिकता, कौशल सहित उसकी मानसिक संवेदनाएं लोक नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यहां हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक टिप्पणी को जो है याद कर सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टिप्पणी की थी कि एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। एक प्रशासक का हृदय उसके मस्तिष्क में होना चाहिए। ये बात जो है नीति निर्माण से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कही थी। प्रशासनिक नियोजन एवं संगठन कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि उसी के अनुरूप कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं तैयार की जाए।
और उन योजनाओं को इस ढंग से लागू किया जाए, उन योजनाओं को इस ढंग से लागू किया जाए कि अधिकाधिक लोगों को उसका अधिकाधिक लाभ मिल सके। यानी कि वर्तमान युग, जिसे कि हम नियोजन का युग कहते हैं, इस युग में वर्तमान संसाधनों एवं समस्याओं का भविष्य के साथ तालमेल स्थापित करके और भविष्य की योजनाएं तैयार की जाती हैं। ग्राम विकास, कृषि विकास, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा विस्तार, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज कल्याण, संचार एवं परिवहन, ऊर्जा विज्ञान तथा अन्य सभी लोक कल्याणकारी, लोक हितकारी योजनाएं बनाना और उनका व्यवस्थित रूप से उचित ढंग से क्रियान्वयन करना, ये सब मुख्य कार्यपालिका के कर्तव्य हैं, उसके दायित्व हैं। योजनाओं और परियोजनाओं, नीतियों, कानूनों तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करने का काम भी जो है मुख्य कार्यपालिका का होता है। इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक संगठनों, अभिकरणों एवं संस्थाओं का निर्माण करना, उनका पुनर्गठन करना तथा समुचित आवंटन करना, ये मुख्य कार्यपालिका के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा अब आदेश निर्देश देना, घोषणाएं करना, ये कार्य भी जो है मुख्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्र का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होने के नाते मुख्य कार्यपालिका का यह दायित्व बनता है कि विभिन्न विवादास्पद और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सरकार का रुख स्पष्ट किया जाए। तो मुख्य कार्यपालिका द्वारा की गई घोषणाएं, मुख्य कार्यपालिका द्वारा की गई घोषणाएं सरकार की नीति का ही रूप होती हैं। विशिष्ट एवं सामान्य विषयों पर दैनिक आदेश, समुचित दिशा निर्देश जारी करके मुख्य कार्यपालिका शासन संचालन को सुचारू रूप से संचालित करती है। प्रशासनिक क्रियाओं को वैधानिक व्यवस्थाओं, निर्देशों, परिपत्रों तथा नीतियों के अनुरूप बनाने और नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो भी कार्मिक या व्यक्ति जो लगे हुए हैं, उनके व्यवहार में एक रूपता लाने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो है दिशा निर्देश, आदेश और परिपत्र जारी करता है। प्रशासनिक कुशलता, नियंत्रण एवं अनुशासन की स्थापना के लिए भी यह जो है बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कार्य जो है कार्मिकों की नियुक्ति है। जैसा कि पोस्टबोर्ड के अंतर्गत भी उल्लेखित है स्टाफिंग, तो कार्मिकों की व्यवस्था करना, तो कार्मिकों की नियुक्ति और उनकी पदच्युति या बर्खास्तगी जो है करना, तो ये कार्य भी मुख्य कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य है। तो सरकार के विभिन्न कार्यों को संचालित करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। मुख्य कार्यपालिका का यह प्रयास रहता है कि सभी उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर योग्य एवं कुशल तथा अनुभवी और दक्ष तथा उनकी इच्छा के अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए। यद्यपि मुख्य कार्यपालिका लोक प्रशासन में कार्यरत प्रत्येक कार्मिक की नियुक्ति या बर्खास्तगी नहीं करती है, लेकिन कार्मिक प्रशासन के विविध पक्षों जैसे भर्ती, वर्गीकरण, स्थानांतरण, वेतन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, भत्ते एवं अन्य कार्मिक सुविधाओं सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के संबंध में स्थूल नीतियां बनाने का काम भी जो है मुख्य कार्यपालिका का होता है। प्रत्येक देश में न्यायाधीशों, आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों, प्रतिनिधिमंडल, विदेशों में जो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं, तो राजदूतों, लोक सेवा के वरिष्ठ सदस्यों, लोक उपक्रमों से संबंधित नियुक्तियों इत्यादि में मुख्य कार्यपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य कार्यपालिका इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशन एवं सलाह प्रदान करती है। इसके बाद बात करते हैं समन्वय करना। तो प्रशासनिक कार्यों में मुख्य कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कार्मिकों के मध्य, अधिकारियों के मध्य तथा सभी के मध्य का समन्वय स्थापित किया जाए। तो आज की स्थिति में प्रशासनिक जो संरचनाएं हैं, संगठन की जो संरचनाएं हैं और कार्य जो प्रशासन के हैं, वो इतने जटिल हो गए हैं कि बिना समन्वय के उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। अतः सकारात्मक सामंजस्य स्थापित करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो
सामंजस्य स्थापित करने का कार्य शीर्ष स्तर पर पदासीन कार्यपालिका, जिसे हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं, वो उसकी प्रमुख जिम्मेदारी बन जाती है। तो मुख्य कार्यपालिका के पास शक्तियां एवं दायित्व दोनों ही अधिक होते हैं। विभिन्न विभागों, अभिकरणों, मंत्रियों, सचिवों, कार्यालयों, विदेशी सरकारों तथा आयोगों इत्यादि के साथ सरकार का समन्वय स्थापित कराना मुख्य कार्यपालिका का एक दैनिक कार्य बन गया है। सरकार के अंग जैसे व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के साथ होने वाले टकराव, संघर्ष इत्यादि को टालना और उनका समाधान निकालना भी मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। टकराव और दोहराव या अतिराव या अलगाव से बचने के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रमुख प्रशासनिक कार्य किसी एक समान नीति तथा नेतृत्व के अधीन होने चाहिए। मुख्य कार्यपालिका का यह सर्वोपरि कर्तव्य है कि वह यह देखे कि सभी संगठन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तथा वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है। नेक्स्ट कार्य है कि जांच और निरीक्षण करना। मुख्य कार्यपालिका यह भी देखती है कि सभी सरकारी कार्य निर्धारित कानून, नीतियों तथा प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पादित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी पाई जाए या कोई गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुराचार, दुर्भावना या षड्यंत्र दिखाई दे तो जांच आयोग या कमेटी उसके द्वारा बना दी जाती है और कमेटी बनाकर पूरी जांच पड़ताल कराई जाती है। प्रशासनिक अनियमितताएं प्रत्यक्ष मुख्य कार्यपालिका की छवि और सरकार की कार्यशैली को परिलक्षित करती हैं। यह जांच गुप्त तथा सार्वजनिक प्रकृति दोनों में से किसी प्रकार की हो सकती है, यानी कि गोपनीय जांच और या फिर खुली जांच जो है, दोनों ही प्रकार की जो है जांच की जा सकती है। व्यवस्थापिका, प्रेस यानी कि मीडिया, विरोधी राजनीतिक दलों या विपक्ष तथा दबाव समूहों के विरोध, आक्रोश तथा आलोचना से बचने के लिए मुख्य कार्यपालिका को निरंतर प्रशासनिक कार्यों पर कड़ी नजर रखनी होती है। यद्यपि मुख्य कार्यपालिका स्वयं निरीक्षण का कार्य नहीं करती है, लेकिन वे अपने अधीन कार्य सतर्कता तंत्र जैसे CID, CBI या अन्य जो है सतर्कता तंत्र तथा पदाधिकारियों द्वारा यह कार्य करवा सकती है। अब नेक्स्ट कार्य है वित्तीय कार्य। तो आज बिना वित्त के, बिना धन के कोई कार्य संभव नहीं है, या बिना बजट के कोई कार्य संभव नहीं होता। जैसा कि हम घर में भी यदि हमारे घर का परिचालन हम करें, संचालन हम करें, तो धन की आवश्यकता होती है। हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई के लिए भी हमें पुस्तकों के लिए, पेन के लिए, रजिस्टर कॉपी या अन्य, जैसे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, तो हमें जो है पैसे की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही कार्यों के लिए कोई भी कार्य किए जाएं तो सरकार को भी, प्रशासन को भी, कार्यपालिका को भी धन की आवश्यकता होती है, और धन का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए ये भी वो देखती है। तो वित्तीय कार्य मुख्य कार्यपालिका का कार्य है। आधुनिक प्रशासनिक तंत्र का एक तरह से रक्त और प्राणवायु क्या है? वित्त है, पूंजी है। तो इस वित्त और पूंजी का संचालन एवं नियंत्रण करना एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वास्तव में मुख्य कार्यपालिका के व्यक्तित्व और क्षमताओं का परीक्षण वित्तीय मामलों पर किए जाने वाले नियंत्रण निर्देशन से हो जाता है। सभी देशों में सरकारें प्रतिवर्ष बजट पास करती हैं, बजट का निर्माण किया जाता है, बजट पर बहस होती है और फिर उसके बजट का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी कि सालाना बजट तैयार किया जाता है। तो बजट का निर्माण और क्रियान्वयन कराना, ये दोनों जो है मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। इसे तो मुख्य कार्यपालिका को पर्याप्त आवश्यक शक्तियां प्रदान की गई हैं। बजट को स्वीकृति देने का कार्य कौन करता है? बजट को स्वीकृति देने का कार्य व्यवस्थापिका करती है, यानी कि विधायिका करती है। सरकारी आय व्यय को नियंत्रित करना या नियंत्रित रखना, लेखांकन कराना तथा लेखा परीक्षण के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाना मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख दायित्व है। क्योंकि जिस वित्त
में लोक प्रशासन संचालित होता है वह जनसाधारण के कठोर परिश्रम का परिणाम होता है। अब बात करते हैं हम जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण संबंधी कार्य। तो जनसाधारण तक सरकारी नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं की जानकारी पहुंचाना तथा जनता पर पड़ रहे इनके प्रभावों को जानना मुख्य कार्यपालिका के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वाभाविक रूप से आम जनता की यह आकांक्षा रहती है, ये उत्कंठा रहती है, यह जानने की जनता उत्सुक रहती है कि वह अपने मुख्य कार्यपालक को देखे, सुने और अपनी समस्याएं या पीड़ाएं या अपनी बात उस तक पहुंचाए। अतः सभी देशों में मुख्य कार्यपालिका सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा सभा समारोहों के माध्यम से जनता के संपर्क में आती है, यानी कि जनसंपर्क करती है। कई बार आपने देखा होगा कि प्रशासन गांवों के द्वार या प्रशासन शहरों के संग जैसे अभियान भी चलाए जाते हैं, तो ये इसी का एक हिस्सा है। या अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हर रविवार को, वर्तमान प्रधानमंत्री हर रविवार को मन की बात करते हैं, तो मन की बात भी एक तरह से जो है जनसंपर्क का कार्य है। तो जनसंपर्क में दोहरी संचार प्रक्रिया पूरी होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति की बात करें तो वो भी प्रति सप्ताह जनता को रेडियो प्रसारण के माध्यम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय दिवसों, राष्ट्रीय संकटों, विशिष्ट अवसरों तथा महत्वपूर्ण आयोजनों पर मुख्य कार्यपालक जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनसंपर्क करते हैं। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय पर्वों, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर भी हमारे राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो है जनता को संबोधित करते हैं। तो ये जनसंपर्क का एक तरह से माध्यम है। तो लोक प्रशासन तथा अन्य सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक और आर्थिक समस्याओं के संबंध में प्रतिदिन कितने ही व्यक्ति मुख्य कार्यपालिका से मुलाकात करते हैं या अथवा अपनी शिकायत पत्र तथा समाचार पत्रों के माध्यमों से प्रेषित करते हैं। आज हमें एक नया अधिकार भी जो है मिला हुआ है, आरटीआई का अधिकार। आरटीआई के अधिकार के माध्यम से भी हम जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं विभिन्न कार्यालयों से, विभिन्न संस्थानों से, संगठनों से हम मांग सकते हैं। तो ये भी एक तरह से आपस में संचार का एक माध्यम है। तो जनसाधारण की शिकायतों का समाधान कराना तथा प्रशासन को संवेदनशील बनाए रखना, ये भी मुख्य कार्यपालिका का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट कार्य है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेशी संबंध स्थापित करना। तो राजनीतिक कार्यपालिका के मुखिया को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति की प्रमुख चिंता रहती है। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विदेश मंत्री आए दिन जो है विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करते हैं, विदेश दौरे करते हैं या वहां के राष्ट्राध्यक्षों को यहाँ बुलाते हैं, विदेशी राजदूतों के साथ जो है बातचीत करते हैं। तो ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की बात है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ये सब जो है विभिन्न प्रकार की संधियां, समझौते भी किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा हेतु जो है गुप्तचर एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, मित्र राष्ट्रों के साथ संधियां, समझौते, व्यापार विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा तथा जनसाधारण में सुरक्षा का भाव जागृत करना मुख्य कार्यपालिका का प्रमुख कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने, संवैधानिक प्रावधान की क्रियान्विति सुनिश्चित कराने, लोकतंत्र की रक्षा करने, प्रशासन तथा जनता को मार्गदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करने एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु मुख्य कार्यपालिका निरंतर प्रयास करती रहती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुख्य कार्यपालिका राष्ट्र के संरक्षक, देश के प्रतिनिधि, प्रशासन के नियंत्रणकर्ता, जनसाधारण के अभिभावक और पिछड़े वर्गों के उद्धारक, जन कल्याण, समाज कल्याण, संपूर्ण जनता की आशाओं के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। जैसा कि मार्शल डिमॉक कहते हैं कि वह संकटों का मोचक, निरीक्षक और भविष्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के ये कार्य होते हैं, राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य। मुख्य कार्यपालिका के गुणों की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य कार्यपालिका के
गुणों के संबंध में हम कह सकते हैं कि जैसा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुख्य कार्यपालिका के 6 गुण बताए हैं कि उज्जवल एवं प्रेरणादायी चरित्र उसका होना चाहिए, परामर्श का मूल्यांकन करने तथा तुरंत निर्णय लेने की क्षमता मुख्य कार्यपालिका में होनी चाहिए, अधीनस्थों में आत्मविश्वास जागरण करने की क्षमता होनी चाहिए, दृढ़तापूर्वक अपने निर्णयों पर डटे रहने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, और उसका व्यवहार और स्वभाव कैसा होना चाहिए, संयत और शालीन व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि जनता की बातों को सुने नहीं, जनता की समस्याओं को सुने नहीं, जनता की समस्याओं को बड़े आराम से धैर्यपूर्वक सुने और उनका उचित समाधान करने का कार्य करे। तो इस प्रकार का गुण जो है कार्यपालिका का होना चाहिए। इसके अलावा अधीनस्थों में सामाजिक उद्देश्य अर्थात जन कल्याण की भावना पैदा करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा मुख्य कार्यपालिका के अन्य कुछ और गुण भी हैं, हो सकते हैं, जैसे कि उसे साहसी और दूरदृष्टा होना साहसी और दूरदृष्टा होना चाहिए। साहसी और दूरदृष्टा से मतलब है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके वो कार्य करे, योजनाएं बनाए, और साहसी मतलब है कि जो है कठिन जो कार्य हैं उनको भी अपने हाथ में ले कि जो जनता की भलाई के लिए भविष्य में जो है अच्छे साबित हो सकें। तो कठोर निर्णय भी उसे लेने होंगे। तो ये उसका गुण होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। यानी कि शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से परिपक्व से तात्पर्य है कि मुख्य कार्यपालक और मुख्य कार्यपालिका के अंतर्गत कार्यरत जो उच्च पदाधिकारी हैं वो जो है मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे हों, परिपक्व हों, स्वस्थ हों। इसके अलावा परिश्रमी और मिलनसार होना चाहिए, मेहनती हो, जो निरंतर लंबे समय तक काम करे, और इसके अलावा बड़ी आसानी से लोगों की उस तक पहुंच हो, ऐसा मिलनसार व्यक्ति होना चाहिए। वह निष्पक्ष व्यवहार करे और दोगलेपन से मुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि पक्षपाती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसमें परिवर्तन करने की अभिलाषा होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए। उसे जातीय, वर्गीय और धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। उसमें राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। उसे लोकतंत्र तथा संविधान में आस्था और वास्तविक विश्वास होना चाहिए, और संविधान के नियमों के अनुसार, संवैधानिक कानूनों के अनुसार कार्य करने वाला होना चाहिए। उसमें कुशल वक्ता और प्रेरक की योग्यता और गुण भी होने चाहिए। तो इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के अनेक गुण जो है हो सकते हैं। प्रोफेसर ऑर्बिटीर ने मुख्य कार्यपालिका के लिए 10 गुणों की बात की है, जिसमें शारीरिक शक्ति, ज्ञान एवं निर्देशन, उत्साह, मित्रता और भावनाएं, ईमानदारी, तकनीकी विशेषज्ञता, बुद्धिमत्ता, शिक्षा देने की योग्यता, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि प्रमुख हैं। जौने भी कहते हैं कि वैधानिक शक्तियां तो मुख्य कार्यपालिका की हड्डियां हैं। मांस, रक्त, मस्तिष्क तथा आत्मा तो उसे स्वयं ही प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार मुख्य कार्यपालिका के कार्य हो गए और मुख्य कार्यपालिका के गुण हो गए। तो इस प्रकार हमारा मुख्य कार्यपालिका का चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।